अध्याय 7 अपराध और शास्तियाँ। यस सर। चले पढ़ें। पढ़े सर। हाँ। सेक्शन 22 गर्भधारण पूर्व प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन का प्रतिषेध तथा उल्लंघन होने पर दंड। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जिसमें क्लिनिक, प्रयोगशाला या केंद्र जिसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई ऐसी तकनीकी जो गर्भ शिशु का लिंग निर्धारण या लिंग चयन करने में समर्थ हो। प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी सुविधा ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या कोई अन्य स्थान जहां पर उपलब्ध है। कोई भी विज्ञापन किसी भी रूप में जिसमें इंटरनेट भी सम्मिलित है न तो जारी, प्रकाशित, वितरित, प्रसारित कर सकेगा और न ही जारी, प्रकाशित, वितरित या प्रसारित करने का प्रयत्न कर सकेगा। है ना। यहाँ पे अध्याय 7 में कौन से अपराध कहलाएंगे, अपराधों को यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की गई है और उनमें क्या शास्तियाँ यानी क्या उन्हें है तो पनिशमेंट दिया जाएगा, वह चर्चा है। अब धारा 22 क्या है? गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापनों का प्रतिषेध और उनके उल्लंघन के लिए दंड। यानी इस प्रकार के जो आगे दिया गया है कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, यानी जहाँ पे इस प्रकार से आनुवांशिक सलाह, आनुवांशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक में जो निदान संबंधी जो कार्य होते हैं उनका भी विज्ञापन करने से मना किया गया है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव लिंग अवधारणा संबंधी कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अगर इस प्रकार से कोई विज्ञापन दिया जाता है तो यहाँ पे उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति विशेष की बात कर दी गई है, संगठन या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, संगठन है, समूह है, वह आनुवांशिक सलाह केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला, आनुवांशिक क्लिनिक जिसके अंतर्गत ऐसे क्लिनिक, प्रयोगशाला, केंद्र भी हैं जिसमें कहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें, इमेजिंग मशीनें, स्कैनर, इस प्रकार की चीज़ों का और भी कोई भी इस प्रकार की तकनीकी या प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है जिससे भ्रूण के लिंग का अवधारण करने के लिए या लिंग के चयन करने में समर्थ है। प्रसव के पूर्व अवधारण या गर्भधारण के पूर्व लिंग चयन की सुविधा के बारे में जो ऐसे प्रयोगशाला, केंद्र, क्लिनिक किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध हैं, कोई भी विज्ञापन, है ना, यहाँ विज्ञापन की बात कही गई है, कोई विज्ञापन किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, विज्ञापन का कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इंटरनेट के माध्यम से भी ये जो विज्ञापन के लिए मनाही की गई है, जारी, प्रकाशित, वितरित, संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, संसूचित नहीं कराएगा, या तो स्वयं भी नहीं करेगा या किन्हीं अन्य माध्यमों से, किसी अन्य व्यक्तियों से नहीं कराएगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसमें आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक भी सम्मिलित है, प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन चाहे किसी भी प्रकार, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार से हो, से संबंधित विज्ञापन किसी भी प्रकार से न तो जारी, प्रकाशित, वितरित, प्रसारित कर सकेगा और न ही जारी, प्रकाशित, वितरित या प्रसारित करने का प्रयत्न कर सकेगा। जो ऊपर बात कही गई है उसे और एक्सटेंड कर और उसे आगे बढ़ाकर यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसके अंतर्गत आनुवांशिक सलाह केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला या आनुवांशिक क्लिनिक भी है, किसी भी प्रकार के साधनों द्वारा, चाहे कोई वो वैज्ञानिक हो या अन्यथा हो, यानी और कोई भी माध्यम सभी प्रकार के, चाहे वो साइंस के द्वारा हो या किसी अन्य कारणों से, यानी स्टैटिक्स वगैरह से भी जैसे पता किया जा सकता है, और भी कोई आनुवांशिक जो फंक्शनल होते हैं उनके द्वारा फिजिकली भी पता किया जाता है। तो लिंग के प्रसव पूर्व अवधारण और लिंग के पूर्व चयन के संबंध में किसी भी रीति का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेगा या उसे प्रकाशित नहीं करेगा, विज्ञापनों को वितरित नहीं करेगा, संसूचित नहीं करेगा, है ना, ना कराएगा, है ना,
करेगा नहीं करेगा या जारी या इस प्रकार से नहीं कराएगा, दोनों बातें पुनः यहाँ पे कहा गया है। चलिए 3 में यहाँ पे उसके लिए दंड के बारे में व्यवस्था की गई है। क्या है? 3, कोई भी व्यक्ति जो उपधारा 1 या उपधारा 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यहाँ पे 3 वर्ष की अवधि का कारावास और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय है। जो उपधारा 1 या 2 में, जो 22 की उपधारा 1 और 2 में प्रावधान दिए गए हैं उनका कोई उल्लंघन करता है तो इस प्रकार से 3 वर्ष तक की सज़ा का और जुर्माना का भी यहाँ पे भागीदारी होगा। आगे क्या है स्पष्टीकरण में? इस धारा के प्रयोजन के लिए विज्ञापनों में कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट स्वरूप का और होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, सिग्नल, प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस से होने वाले दृश्य प्रसारण के विज्ञापन सम्मिलित है। यहाँ पे जो विज्ञापन को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए यह कहा गया है कि विज्ञापन के अंतर्गत कोई भी सूचना, कोई भी परिपत्र, सर्कुलर, कोई भी लेबल, है ना, और कोई भी आवश्यक या कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी दस्तावेज जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है या मुद्रित प्रिंटेड भी हो सकता है या इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकेगा या मीडिया के माध्यम से भी इस प्रकार के विज्ञापन हैं जो कहीं पे जैसे पट्ट विज्ञापन यानी कहीं दीवारों पर लिखकर या कोई ऐसा पोस्टर वगैरह टांग कर, है ना, दीवारों में पेंटिंग लगाकर संकेतों द्वारा कोई इस प्रकार का संकेत बनाकर भी या प्रकाश से, ध्वनि से, धुआं से, है ना, धुआं वगैरह से क्या होता है वो एक शो करते ना, तो लेजर किरणों का शो होता है ना। गैसों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कलर वाली गैसें होती हैं उनके द्वारा भी कई प्रकार के इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा दृश्य रूपण जो है ना वह नहीं किया जा सकेगा। चलिए आगे। सेक्शन 23 अपराध फर्स्ट, कोई चिकित्सा, आनुवंशिक विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति जिसका स्वयं का आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक या ऐसे आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक को अपनी तकनीक या व्यवसायी सेवाएं नियुक्त पर प्रदत्त करता है, चाहे इसे वह अनैतिक या अन्यथा करता है और इस अधिनियम के प्रावधान या किसी नियम का उल्लंघन करता है, वह 3 वर्ष तक के कारावास से व 10,000 रुपये तक के अर्थक दंड से दंडित किया जाएगा तथा पश्चात वर्ष 2 से 5 वर्ष तक का कारावास तथा 50,000 रुपये तक के कारावास से दंडनीय किया जाएगा। यहाँ पे और आगे के अपराधों के बारे में वर्णन करते हुए बताया गया है कि कोई चिकित्सक, जो कौन सा चिकित्सक, आनुवांशिकीय जो चिकित्सक है या कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी हैं, जो रजिस्ट्रीकृत है ना, पंजीकृत जो चिकित्सा व्यवसायी हैं, या कोई व्यक्ति जो आनुवांशिक सलाह केंद्र या आनुवांशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक का स्वामी है। यहाँ पे ये इस प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं और साथ साथ जहाँ पे ऐसा प्रयोगशाला वगैरह चला रहा है उसका स्वामी या केंद्र या प्रयोगशाला पर कोई नियोजित किया गया है, कोई कर्मचारी है, अपनी वृत्ति या तकनीकी कोई सेवाएं करता है या केंद्र या प्रयोगशाला या क्लिनिक को वह चाहे वैतनिक आधार पर या अन्यथा या और किसी भी रूप कोई भी मानदेय या किसी भी तरह से वहाँ जुड़ा हुआ है और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं बंदों का उल्लंघन करेगा वह उसे कारावास की अवधि होगी, क्या होगी, 3 वर्ष, जैसा ऊपर भी कहा गया 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। और पक्षवर्ती यानी एक बार अगर वह दोष सिद्ध हो गया है इसके बाद पुनः ऐसे अपराध करता है तो पक्षवर्ती दोष सिद्ध पर कारावास से जिसकी अवधि क्या हो जाएगा, 5 वर्ष तक की हो जाएगी और यहाँ पे जुर्माना की राशि जो है 50,000 तक की हो सकेगी, है ना। 10,000 से यहाँ 50,000 और यहाँ 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष तक की अगर वह पक्षवर्ती पुनः
इस प्रकार का अपराध करता है। 2। सेकंड, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय का नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को आवश्यक कार्रवाई जिसमें यदि न्यायालय द्वारा आरोप विरचना कर ली गई हो तो प्रकरण के निपटारे तक निलंबन तथा दोष सिद्ध होने पर परिषद की पंजी से प्रथम अपराध की दशा में 5 वर्ष के लिए तथा अपराध की पुनरावृत्ति होने पर स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे और यह कहा क्या गया है, जो इस प्रकार के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक व्यवसायी हैं, है ना, तो उन और इस प्रकार का कोई प्राधिकारी द्वारा संबंधित जो आयुर्विज्ञान परिषद है जिसमें इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिसके अंतर्गत क्या है कि उनका जो पंजीयन है उसका क्या निलंबन यानी उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा यदि न्यायालय द्वारा इन अपराधों में कोई जो आरोप हैं वो विरचित कर दिए गए हैं, आरोप तय कर दिए गए हैं और यानी जो है तो चार्ज फ्रेम, जहाँ चार्ज फ्रेम हो गए, है ना, वहाँ पर ही यहाँ पे उनका क्या है जो पंजीयन है वह क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और मामले को निपटाने तक, जब तक कि मामले में फाइनल आदेश नहीं आता, जब तक के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जब दोष सिद्ध हो जाने पर अगर पहला अपराध है तो 5 वर्ष तक इस प्रकार के पंजीयन को है तो सस्पेंड रखा जाएगा और अगर पश्चवर्ती अपराध में पुनः ऐसा करता है तो उसे हमेशा के लिए रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, उसे पंजीकृत करने से उसे रद्द कर दिया जाएगा उसका पंजीयन। चलिए 3। थर्ड, कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट उपबंधों को छोड़कर किसी गर्भवती महिला का लिंग चयन या प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी के प्रयोग के लिए किसी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, गायनोकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ या पंजीयन चिकित्सा व्यवसायी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त करता है तो प्रथम अपराध की दशा में वह कारावास से जो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा अपराध की पुनरावृत्ति होने पर कारावास से जो 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय किया जाएगा। है ना, यहाँ पे जो आगे सबसेक्शन 4 है उसे छोड़कर कोई व्यक्ति जो किसी आनुवांशिक केंद्र या प्रयोगशाला या क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेज क्लिनिक, है ना, कि या किसी चिकित्सा आनुवांशिकी विज्ञानी या उसका कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ है, सोनोलॉजिस्ट है, जो इमेजिंग विशेषज्ञ है या राष्ट्रीयकृत पंजीकृत व्यवसायी है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक व्यवसायी है या कि किसी व्यक्ति को जो धारा यानी नीचे है उनको छोड़कर क्या होगा, किसी गर्भवती स्त्री या लिंग चयन या प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का प्रयोग करने की में सहायता लेगा, यानी इनकी सहायता यानी लेने तक वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पे कहा गया है जो इस प्रकार से यानी जो लिंग का चयन करेगा तो वह प्रथम अपराध के लिए, अगर वह प्रथम अपराध है तो उसे 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माना भी जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। अगर वह पुनः ऐसा करता है तो 5 वर्ष तक की सज़ा की बात कही गई है और 1 लाख जुर्माने की बात कही गई है। यह उन व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से लिंग चयन करने में, है ना, उसका पता करने में इन व्यक्तियों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे इस प्रकार की कोई सलाह लेता है तो उसे भी यहाँ पे जुर्म बनाया गया है। 4 क्या है, संदेह के निवारण के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उपधारा 3 के प्रावधान उस महिला पर लागू नहीं होंगे जिसे ऐसे परीक्षण तकनीकी या ऐसे चयन के लिए मजबूर किया गया हो, है ना, कोई महिला है ना, जिसे कहीं पे ऐसा ज़बरदस्ती मजबूर कर दिया गया हो, है ना, मजबूर करने के कारण वह इस प्रकार के तकनीकी निदान तकनीकी है उसका उपयोग जो है लिंग चयन के लिए वह विवश हो गया हो तो हो गई हो, है ना, तो ऐसी महिला जिसे दबाव दिया गया हो, विवश किया गया हो तो उसे इसमें इस धारा में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए 24।
सेक्शन 24 प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी के संचालन की दशा में संभावित भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 में उल्लंघित को छोड़कर यदि न्यायालय का जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए यह विश्वास हो जाता है कि गर्भवती महिला को उसको पति या अपने रिश्तेदार द्वारा जैसा भी मामला हो प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी के संचालन के लिए धारा 4 की उपधारा 2 के निजी प्रयोजन को छोड़कर मजबूर किया गया है तो ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा 3 के अधीन प्रेरित करने के अपराध तथा दायी होगा तथा उस धारा में विनिर्दिष्ट के अनुसार दंडनीय भी होगा। है ना। यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात कर दी गई है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के संचालन की दशा में क्या अवधारणाएं हो सकेंगी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत सी बातें कही गई हैं उसमें होने के बावजूद, यानी उसमें ऐसा अवधारणा नहीं भी है ना। यहाँ ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात कही गई है। न्यायालय जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए, है ना, यहाँ रिबिटल ना कर दिया जाए तो यह अवधारणा करेगी, यह मानेगी कि गर्भवती स्त्री के जो प्रसव पूर्व निदान तकनीकी है जो 4(2) में बताया गया है, कोई भी निर्दिष्ट प्रयोजन जो धारा 4 के 2 में बताया गया है कि किन किन चीज़ों के लिए, है ना, इस प्रकार का इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है, उनको छोड़कर, है ना, कोई अन्य उपयोग कर रहा है तो उसके पति या उसके नाते द्वारा विवश किया गया था, यह मान लिया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो धारा 23 की उपधारा 3 में के अधीन जो अपराध का दुष्प्रेरण है, अभी जो हमने 3 पढ़ा, इसमें जो इस प्रकार का दुष्प्रेरण करता है ना, तो वह उसका दायी कहलाएगा। यह मान लिया जाएगा कि वह इस प्रकार के दुष्प्रेरण उसने किया है, जब तक कि वह ऐसा सिद्ध ना कर दे कि जो धारा 2 है धारा 4 की उपधारा 2 में जो प्रयोजन है ना, उन प्रयोजन से किया गया था, ना कि यह चयन करने के लिए। अगर वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाता है और तो यह मान लिया जाएगा कि वह इसके लिंग निर्धारण के लिए ही यहाँ पे आया था और उसे उपरोक्त का अनुसार सजा दी जाएगी, है ना। चलिए धारा 25 सेक्शन 25 अधिनियम नियमों के उन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड जिनके उल्लंघन पर कोई दंड निर्दिष्ट नहीं है। जो कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान का या किसी नियमों को जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई दंड कहीं भी उपलब्ध नहीं है उल्लंघन करता है, वह 3 माह के कारावास से व अर्थदंड से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा लगातार उल्लंघन होने की दशा में 500 रुपये प्रतिदिन से जब तक ऐसा अपराध प्रथम अपराध के दोष सिद्धि की पश्चात जब तक होता रहे तब तक होता रहेगा। यहाँ यह बात और कही गई है कि इस अधिनियम में बहुत से प्रावधान दिए हैं, है ना, और कुछ नियम दिए हैं, उपबंध दिए गए हैं, उनका वह उल्लंघन करता है और ऐसे उल्लंघन के बारे में इस अधिनियम में कोई दंड या शास्ति की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर इस प्रकार के नियम के उल्लंघन करने पर उसे 3 मास तक की सज़ा का या जुर्माने का जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों का इस प्रकार उल्लंघन अगर जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने का जो प्रत्येक दिन के लिए है ना, और इसके दौरान ऐसा उल्लंघन प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात जारी रहता है तो 500 रुपये तक का वो दंडनीय होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी द्वारा अपराध के बारे में 26 में कहा गया है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर कोई होता है तो किसे दंड दिया जाएगा, वह चलिए आगे पढ़ें अपन कंपनी के बारे में। कोई पढ़ रहा है क्या? चलो पढ़ते जाओ आप, आपका अच्छी आवाज़। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, पढ़िए। कंपनी धारा 26 कंपनी द्वारा अपराध। फर्स्ट, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। यहाँ पे अगर कोई कंपनी में इस प्रकार से अपराध हो रहा है जो इस अधिनियम में दंडनीय हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी
का कारोबार का को संचालित कर रहा था, है ना, संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक था, उसके प्रति उत्तरदायी था, है ना। और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझी जाएगी, तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए दंडित किए के लिए वह भागीदार होगा। यानी जो उस कंपनी को यानी भार साधक है, जो संचालक है ना, वह व्यक्तिगत रूप से दायित्व होगा उसका, और कंपनी भी इस प्रकार से कहीं पे जो पंजीकृत करने का या अन्य प्रकार की कोई इस प्रकार की व्यवस्था है ब्लैक लिस्टेड करने की, तो वह कंपनी भी इस प्रकार से तो कहलाएगी, है ना। चलिए, परंतु क्या है, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी में है, उसे जब उसे है तो इस अगर वह सिद्ध कर देता है, वह साबित कर देता है कि उसने वह वहाँ पे उसकी जानकारी में नहीं था कि ऐसा करते यहाँ हो रहा है, और उसने सम्यक रूप से सब प्रकार के व्यवस्था की थी कि इस प्रकार के कार्य वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वह ऐसा सिद्ध कर देता है कि उसके नॉलेज में नहीं था और वह ऐसा कार्य करने के लिए सजग था कि ऐसा कार्य ना हो, है ना, तो वह उसे इस प्रकार से कोई दंड नहीं दिया जा सकेगा। 2। सेकंड, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, यहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। जहाँ ऊपर जो उपधारा 1 में बात कही गई है, उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी में इस प्रकार से कोई कृत्य, इस प्रकार का कोई अपराध हो रहा है, तो कंपनी के जो निदेशक है, प्रबंधक हैं, सेक्रेटरी हैं या अन्य कर्मचारी जो अधिकारी हैं, है ना, उनकी सहमति हो कहीं से, या उनकी मौनानुकूलता, या वो चुपचाप हैं और उनके नाक के नीचे इस प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है, या वह उसकी उपेक्षा के कारण यानी उनकी लापरवाही के कारण ऐसा कार्य वहाँ पे चल रहा है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी हैं, वो भी अपराध के दोषी होंगे और उन्हें इसके उनके विरुद्ध जो इस अधिनियम के प्रावधान हैं उनके अनुसार वो दंड के भागीदारी होंगे। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या वेस्टियां का अन्य संगम है, और फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। यहाँ पे कंपनी का मतलब कोई भी निगमित निकाय से भी हो सकता है, कोई फर्म हो या कोई व्याष्टियाँ या कोई संगम हो, है ना, ये सभी आते हैं, और फर्म के संबंध में उसका निदेशक और उस फर्म के जितने भागीदारी होते हैं, सब साझेदार होते हैं, वो भी आएंगे। चलिए आगे। 27 धारा 27 अपराध का संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होना। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होगा, है ना। इसमें क्योंकि अपराध और उनकी सज़ा के बारे में प्रावधान किए गए हैं, तो यह भी बताया गया है कि क्या इसके अपराध संज्ञेय और अजमानती और असमनीय होंगे। तो हाँ, इस अधिनियम के जो प्रत्येक अपराध हैं वो अजमानती हैं और संज्ञेय हैं और असमनीय हैं, है ना, उनको कंपाउंडेबल नहीं किया जा सकता है। उनमें जिस प्रकार से CRPC में अजमानती की परिभाषा दी है ना, और संज्ञेय की, तो ये अपराध संज्ञेय हैं, अजमानती हैं और असमनीय हैं। संज्ञान कहाँ लिया जाएगा? 28। धारा 28 अपराधों का संज्ञान। फर्स्ट, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान का संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, है ना। यहाँ पे क्या अपराध का संज्ञान कौन रहेगा? तो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करेगा। कब? जब संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने अभिकथित अपराध किया है
अपराध किया है और अपराध न्यायालय में परिवाद करने के अपने आशय की कम से कम 15 दिन की सूचना विहित रीति से समुचित अधिकारी को दे दी है। किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अपराध का जो संज्ञान है वो किसी भी न्यायालय पर परिवाद पर किया जाएगा, और परिवाद पर क्या है, वह न्यायालय पे जो परिवाद करने के पहले उसे 15 दिन की जो विहित रीति है ना, समुचित अधिकारी द्वारा, समुचित अधिकारी हैं उनको तो यहाँ पे सूचना देने के लिए भी प्रावधान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो, है ना, या तो समुचित अधिकारी करेगा, है ना, या अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो वह समुचित अधिकारी को जो रीति विहित की गई है वह 15 दिन की सूचना पर करेगा। अब यहाँ पे व्यक्ति कौन होंगे, जो या तो समुचित प्राधिकारी करेगा, है ना, अगर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं इस प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए। मगर यहाँ कोई व्यक्ति भी कर सकता है, तो यहाँ व्यक्ति के बारे में क्या है, और ये स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के अंतर्गत कोई सामाजिक संगठन है। सेकंड, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। है ना। यहाँ पे ऊपर जो व्यक्ति शब्द आया था यानी 28 के 1 के खा में, तो व्यक्ति का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी सामाजिक संगठन की बात कही गई है ना। और यहाँ पे उपधारा 2 में कहा गया है कि CGM है ना, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है और या महानगर मजिस्ट्रेट है, वह कम से कम वो इन अपराधों का विचारण कर सकेंगे, है ना, और दंड दे सकेंगे। और अगर जो खा में जो बात कही गई थी, जो 1 के खा में अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का परिवाद करता है तो वहाँ न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर समुचित प्राधिकारी को उसके कब्जे के सुसंगत अभिलेख की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकेगी। जैसे 156(3) में कार्रवाई की बात की गई है ना CRPC में, वही बात यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से परिवाद लाता है तो ऐसे व्यक्ति को जिन दस्तावेजों की ज़रूरत है तो समुचित प्राधिकारी अब उनको कब्जे में लेकर इनको सुसंगत अभिलेखों को और प्रतियों को वहाँ देने का उन्हें निर्देश किया जा सकेगा, है ना।